नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। होपफुली आप सभी लोगों की तैयारी आगामी परीक्षा RO ARO के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग सॉल्व कर ही रहे होंगे, कई सारे माध्यम से आप तक वो सारे क्वेश्चंस पहुंच रहे होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आयोग द्वारा कराए गए जो पहले के जो पेपर्स होते हैं वो सबसे अच्छे मॉडल पेपर होते हैं, उनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। तो RO और ARO वाला जो एग्ज़ाम होना है 17 दिसंबर को, उसमें मैं थोड़ी देर पहले अभी एक सिलेबस देख रहा था इसी चीज़ का, और मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटा सा सिलेबस डिस्कस किया जाए पॉलिटी का, और उससे संबंधित क्वेश्चंस दिखाऊं आपको मैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए थे, और उसको आधार मान के हम हमारी तैयारी कितने रेंज तक जा सकती है। तो बिना समय गंवाए देखते हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। हमारा जो मुख्य जो बिंदु है इसमें वो है राज्य व्यवस्था से, अर्थात पॉलिटी से है। तो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी और के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन भी व्यापक विशेषज्ञों की समझ पर आधारित होंगे। ये इन्होंने सिलेबस में लिख दी गई बात है, ये लिख दी गई बात है बस। इसमें कहीं भी आर्टिकल्स का उल्लेख नहीं है, बस राज्य व्यवस्था लिख दी गई, संविधान लिख दिया गया। इसका मतलब ये हो गया कि संविधान में जो भी लिखा है वहाँ से कुछ भी आ सकता है। इसी को हम सिलेबस कहते हैं। अब इस सिलेबस को कितना आधार माना जाए, है ना, सिलेबस को आखिर हम कितनी गहराई तक आधार मान लें। लेकिन UPSC में भी यही होता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी सिलेबस ऐसे ही दिया रहता है, लिख दी गई ये बात कि यहाँ से आएगा। अब हमको ये पता लगाना है कि भैया राज्य व्यवस्था में होता क्या क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, सब कुछ होता है। संविधान बनने की प्रक्रिया होती है, कैसे कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा बनी, और कैसे संविधान सभा ने 1946 से लेकर 1950 तक हमारा संविधान लिख डाला। ये सारी प्रक्रियाएं आपको समझनी होंगी। तो ज़रा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इस शब्द में लिखे गए जो चीज़ हैं उससे आयोग क्वेश्चन कैसे बनाता है। तो आइए देखते हैं अगले पेज में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। ये रहे, देखिए, ये रहे वो क्वेश्चन जो आयोग ने पिछले संडे को पूछे थे। देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आर नॉट दो टफ, ईजी है। लेकिन राज्य व्यवस्था लिख दी गई है बात, वहाँ से क्वेश्चन कैसा है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों को गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। पार्ट 1 से ही क्वेश्चन आ गया। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल हैं जिसमें यूनियन और इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि भारत और राज्यों के संबंध में जो भी चीज़ें होंगी वो भाग 1 में रहेंगी। तो वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, देखो 1 4 3 5। हालांकि 5वां आर्टिकल पार्ट 1 का नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप। आंसर इसका है अनुच्छेद 3। तो रिवीजन करने के दौरान आप आर्टिकल 4 को भी देख लीजिएगा, आर्टिकल 2 को भी देख लीजिएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, ठीक, इर्द गिर्द रही है इसके। एक क्वेश्चन आया है, संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त नहीं है। संसद के सदस्यों को है, बिल्कुल है, आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है ये। भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री को, जाहिर सी बात है होगा ही। भारत के महान्यायवादी को, बिल्कुल है, क्योंकि भारत के महान्यायी को किसी भी सदन में जाकर उसको वहाँ पर वहाँ के जो प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आंसर इसका है राष्ट्रपति नहीं ले सकता। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आपका काम क्या है, सिर्फ इस पार्ट को ही पढ़ के छोड़ देना? जी नहीं। किस बुक से उठाएंगे ये सारी चीज़ें जो इतने कम समय में आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर लें। मेरा ये मानना है, आप सभी के पास ल्यूसेंट नाम की किताब होगी घर पे, उसमें जितना लिखा है फिलहाल संविधान के संबंध में उसको आप पढ़ के जाइएगा, प्लस पुराने क्वेश्चंस देख लीजिएगा। 100% आप सही करके आएंगे। पॉलिटी में क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, बड़े ही साधारण से क्वेश्चन है, आपने किए भी होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया इसमें, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं। ठीक, यानी कि कमेटी से भी क्वेश्चन आया है। किससे आया है? समितियों से भी सवाल पूछे गए हैं।
तो अगर इस बार लोक लेखा समिति से पूछा गया है तो समितियों की कोई कमी थोड़ी है संसद में, और भी कई सारी समितियां हैं, प्राक्कलन समिति है, समझ रहे बात को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समिति के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में समितियों से आने की संभावना हमेशा रहती है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी मानी जाती है। बड़ी से मतलब जिसमें सबसे अधिक सदस्य होंगे वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो आपका काम क्या है, ये पता लगाना कि उसमें से कितने सदस्य लोकसभा के हैं, कितने के राज्यसभा के हैं। कौन सी समिति ऐसी होती है जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखें तो कमेटी सिस्टम वाले को भी एक नज़र मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, बड़ा ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, न मालूम कितनी बार आया है और न मालूम कितनी बार आएगा। बहुत ही घिसा पिटा, मतलब घिसा पिटा होने के बावजूद भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है, आर्टिकल 108 का उल्लेख सुना होगा आपने, उसमें दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन कब होता है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मामला क्या है, कितनी बार हुआ है, अब तक कितनी बार हुआ है, संयुक्त अधिवेशन कितनी बार आयोजित किया जा चुका है अब तक, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है। देखिए, राज्य सूचना आयोग के संबंध में मैंने एक बात पहले भी बताई थी कि उत्तराखंड में राज्य सूचना आयुक्त का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसकी कंडीशंस मैंने आपको सामने रखी थी क्वेश्चंस के माध्यम से। तो यहाँ सीधे पूछा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, कौन करेगा, आपको की शीट में दिया होगा, इसका आंसर खुद खोजिएगा आप। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दो चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, ये एक ऐसा आयोग है जिसका उल्लेख किसी आर्टिकल में नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, पढ़िएगा कौन बना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इसी तरीके से राज्य चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं और उसके कुछ सदस्य भी होते हैं। ठीक, तो मैं चाहूँगा कि आप इंफॉर्मेशन कमीशन के संबंध में जानकारी इकट्ठा करिएगा। ठीक है ना, राज्य सूचना आयोग इम्पॉर्टेंट है, इससे नहीं आया है तो चुनाव आयोग से आ सकता है। ठीक है ना, पढ़ के जाइएगा, आसान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य 51A में दिया हुआ है, पता ही है आपको, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। रशिया से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। जब जोड़ा गया था 1976 में, तब 10 मूल्य कर्तव्य थे, आज की डेट में 11 है। ठीक है, एक आध उसमें क्वेश्चन कभी कभी अगर आयोग टफ बनाना चाहे तो बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। समझ रहे हैं बात को। रिवीजन करने के दौरान तेजी से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। अब ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं आयोग के पेपरों में कि ये अब आम चर्चा में शामिल हो चुका है मामला। धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन किसको नहीं पता होगा। बस ध्यान ये देना है कि जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कि हाँ ये मेरे को आता है, गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन गलत ना हो आता हुआ भी, नहीं तो फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इस बार उपराष्ट्रपति के संबंध में आया तो हो सकता है अगली बार राष्ट्रपति के संबंध में कुछ आ जाए क्वेश्चन। एक नज़र मार सकते हैं, दिस विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स। मुश्किल से 10 से 12 मिनट में आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में, एक एक लाइन में, है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य की विधानसभाएं भी पार्टिसिपेट करती हैं, यूनियन टेरेटरीज की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। इसमें खाली आंसर क्या आ जाएगा, संसद के दोनों सदनों का, और इसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं चलता। देख सकते हैं, आसान है, गलत नहीं होना चाहिए। इसी के आसपास रखिए अपनी तैयारी। अप्रोच आपको पता चल रही है कि संविधान से जब क्वेश्चन आते हैं तो किस गहराई तक जा सकते हैं। कुछ खास गहराई नहीं, ऊपर ही ऊपर है मामला। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है,
कोई विवाद हो गया तो कौन निपटाएगा? हाई कोर्ट थोड़ी निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही निपटाएगा। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसका चुनाव किस आर्टिकल में है, चुनाव होने की कंडीशन किस आर्टिकल में है, इस पर इम्पीचमेंट भी चलता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, आर्टिकल 61 में है। 63 में उपराष्ट्रपति के संबंध में बातें हैं। राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से भी कनेक्शन है, तो वो कौन कौन से आर्टिकल होंगे, जैसे कि आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 72 है जो उसको क्षमादान करने की शक्तियाँ प्रदान हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति के संबंध में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है। तो प्लीज़ राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं एक नज़र उसमें मार लीजिएगा। 72, 52 है ना। चुनाव की प्रक्रिया तो खैर उसकी काफ़ी जटिल है, वो यूपीएससी में आएगा, है ना, कि इसमें क्या होता है, उसमें प्रपोर्शन वोट सिस्टम क्या होता है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 2015 बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? अरे ये भी देखो किस तरीके से सरल क्वेश्चन है, इसको भी आपने करा ही होगा। एक बार नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना कि इसका गठन कब किया गया, ठीक है। अच्छा, कुछ और इनिशिएटिव्स जो भारत सरकार ने लिए हैं इस बीच, जैसे कि नीति आयोग हो गया, है ना, ये पढ़ के जाइएगा आप, नीति आयोग कब बना और योजना आयोग की जो अंतिम योजना थी उसके समाप्त होने का वर्ष क्या था, अर्थात 2017, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से मेक इन इंडिया कैंपेन है, ठीक है ना। मेक इन इंडिया कैंपेन क्या चीज़ है, कब शुरुआत की गई थी, पर्पस क्या है, एक बार फिर से पढ़ के जाइएगा इसको। स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टैंड अप इंडिया क्या है, मुद्रा वाले में क्वेश्चन आ ही गया। मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों में जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2014 से लेकर अब तक मौजूदा सरकार ने जो जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, महिला सशक्तिकरण में, कृषि में किसानों के लिए जो दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो, अटल आयुष्मान योजना, नीति आयोग, मेक इन इंडिया कैंपेन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकार की चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं इसको हम किस क्वेश्चन का पार्ट मानेंगे? दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये करंट के हिसाब से तो है ही, लेकिन उसको इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में रख सकते हैं आप। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट कहा जाता है? ये आर्टिकल 112 है, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन, इससे संबंधित आ सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर राष्ट्रपति की क्या है, आर्टिकल 123 में, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में दी गई है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति और राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य। एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन, कई बार आया है, इस बार नहीं आएगा ये, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ओहो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए। फाइनेंस कमीशन, अब देखिए फाइनेंस कमीशन की जो कंडीशंस हैं ये थोड़ी जटिल हैं, है ना। राज्य और केंद्र की जो संबंध है वित्तीय, उसके बारे में सारी जानकारी दी होती है इसमें। तो अगर डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की काफ़ी कमी है क्योंकि 17 तारीख को एग्जाम है। तो बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 280 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीति आयोग किसी आर्टिकल में है ही नहीं, है ना। निर्वाचन आयोग, मैंने बताया आपको, ये इस बार ऑप्शन में आंसर के रूप में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निर्वाचन आयोग के संबंध में क्वेश्चन आ जाए, इसमें आर्टिकल 323 से लेकर 329 के बीच में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, पढ़ के जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इन सभी नामों से जाना जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, होपफुली आपने किया भी होगा, और इसके संबंध में जो जानकारी इकट्ठा हो सकती है करिएगा। निम्न में से किस समूह के ये देखिए आर्टिकल 21A, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। रिपीट होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आसान है, इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिलने का जो अधिकार है उसके संबंध में इसमें बात की गई है 86वें संविधान संशोधन से। यही बात DPSP में भी है, यही बात फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, कर्तव्य के रूप में अभिभावकों के, अधिकार के रूप में बच्चों के, राज्यों के कर्तव्य के रूप में DPSP में, 3 जगह पे है मामला ये, ठीक। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपी जाएगी भाई? राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं सौंपी जाती है, याद रखना।
रिपोर्ट्स जो होती हैं इस प्रकार की, वो ना तो प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है, ना गृह मंत्री को, ना मुख्यमंत्री को। इस प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट अगर का संबंध अगर भारत से है तो राष्ट्रपति को जाएगी, अगर राज्य विशेष से है तो राज्यपाल को जाएगी, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में, तो हरगिज उसका आंसर प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री तो मुखिया है सरकार का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत चर्चा में है। उत्तराखंड संभवतः पहला राज्य बनने इस चीज़ को लागू करने के लिए, कॉमन सिविल कोड जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी, तो काफ़ी चर्चा में रहता है, इसलिए क्वेश्चन आ गया है। डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं आपके सामने लिख देता हूँ, जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। 39, 39A, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 तक, सॉरी, ये सारे, क्योंकि इसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी किसी आर्टिकल में बात कही गई है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी बात कही गई है। तो डीपीएसपी के संबंध में जो भी आर्टिकल्स हैं उनको ज़रूर याद रख के जाइएगा प्लीज़। तो मैं चाहूँगा कि आप डीपीएसपी में जो भी संबंधित आर्टिकल्स हैं उसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। भारत का नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये देखो नया क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी, कंज्यूमर राइट्स की बात कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो पॉलिटी और रिलेटेड एक्टिविटीज़ से आए थे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं है। आने वाले एग्ज़ाम में भी लेवल इसका लगभग ऐसे ही रहेगा। इसको प्लीज़ रिवाइज करिए, समझिए, और क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही, कल मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।